हेलो हाय गुड मॉर्निंग। दिस इज डेमो लेक्चर नंबर 2 फॉर सीएमएसएल। तो आई होप कि आपने डेमो लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा और नहीं देखा है तो जाके देख लो। आई पुट द लिंक हियर। सो दिस इज डेमो लेक्चर नंबर 2। थोड़ी सी रिवीजन करेंगे और फिर आगे चलेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं रिगार्डिंग हाउ आई एम गोइंग टू टीच एंड हाउ आई एम टीचिंग। और होली ऑफर जो है वो लाइव है, कल तक ही है, तो मेक श्योर यू गो अहेड एंड अवेल द होली ऑफर। इसमें आप मेरी इंडिविजुअल क्लासेस भी ले सकते हो, या अगर एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो लेना है ऑफ ग्रुप 2 तो वो भी अवेल कर सकते हो। दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट डेमो लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था टॉपिक ऑफ सेबी। ठीक है, सेबी में हमने क्या क्या चीजें करी थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने साथ साथ में नोट्स भी लिखवाए थे। सो हमने क्या क्या चीजें करी थी देख लेते हैं। मेन मेन चीजों में पहले हमने ये सीखा कि सेबी एक बोर्ड है। ठीक है, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये क्या रेगुलेट करती है? सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज को। सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज वो ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एंटिटीज कंपनीज जो हैं बेचती हैं ताकि वो अपना कैपिटल रेज कर सके। इट कुड बी इक्विटी, इट कुड बी डेट, इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज हाइब्रिड। दूसरी चीज आती है कमोडिटीज। कमोडिटीज में बुलियन, बेस मेटल्स, एनर्जी कमोडिटीज आ जाती है, वट एवर कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये दो चीजें या इनसे मिली जुली चीजों को रेगुलेट करता है सेबी। तो सेबी फिर एक स्टैचूट बना, इसको स्टैचुटरी पावर्स मिली 1992 में जब ये एक्ट बना, सेबी एक्ट 1992। अब इसके प्रियम्बल से हमने शुरू किया था। तो प्रियम्बल की जब भी हम बात करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल एक तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। प्रियम्बल एक ऐसी चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि हाँ ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या करना चाहता है, ये चीजें जो है, ये एक्ट जो है, ये क्यों बना था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो प्रियम्बल में आता है। ये मैं ठीक कर दूंगी बाद में। सो प्रियम्बल में मेनली हमने चार चीजें पढ़ी थी जो कि ऑब्जेक्टिव्स में भी हमने कवर किया था। दैट इज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, रेगुलेटिंग द कैपिटल मार्केट एंड अदर रिलेटेड थिंग्स, राइट। अब तीन मेजर ग्रुप्स हैं जिनको सेबी जवाबदारी है, ठीक है, जिनको सेबी बताएगा, जवाब देगा। तो वो कौन से ग्रुप्स हैं? नंबर वन, इशूअर ऑफ द सिक्योरिटीज, जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनके लिए वो जवाबदारी है और ज्यादातर रेगुलेशन सब इन्हीं के लिए है। नंबर टू, इन्वेस्टर्स, आप और हम जैसे लोग और बड़े इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं इनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। नंबर थ्री, मार्केट इंटरमीडियरीज। अब ये जो मार्केट इंटरमीडियरीज है ना, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, ये होते हैं बीच के बंदर। बीच के बंदर मतलब ये कंपनी और हमारे बीच में, कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में एक ब्रिज बना देते हैं। ठीक है, ये एक कनेक्टिविटी बना देते हैं। अब कंपनी हम तक नहीं आ सकती, हम कंपनी तक नहीं जा सकते। ठीक है, हम कोई इतने बड़े इन्वेस्टर तो है नहीं कि भाई करोड़ों लेके जा रहे हैं। ठीक है, द सेम वे कंपनी, लेकिन एवरी एवरी पेनी मैटर्स। तो एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए आ गए मार्केट इंटरमीडियरीज, और मार्केट इंटरमीडियरीज पर भी रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती हैं। सेबी इज वेरी केयरफुल अबाउट देम, क्योंकि कंपनी तो दूर बैठी है। ठीक है, कंपनी तो अपने एंड पे जो कर रही है, लेकिन मेजर जो लोग हमारे तक पहुंच रहे हैं या किसी भी इन्वेस्टर तक पहुंच रहे हैं या कनेक्टिविटी बना रहे हैं, वो है मार्केट इंटरमीडियरीज। और ये जो मार्केट इंटरमीडियरीज है ना, ये वाले जो लोग हैं, ये कनेक्शन बनाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं। तो इन्हें भी रेगुलेट करना सेबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और रेगुलेशंस में इनका नाम बार बार आएगा। और मैंने आपको बताया कस्टोडियन हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, वो सारे इसमें जो है कवर होते ही होते हैं, राइट। अच्छा, अप टिल दिस पॉइंट वी हैव डन। अब हम इसके आगे जो है टॉपिक को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे कौन सा टॉपिक आता है देखते हैं। ये हमने कर लिया था अप टिल द थ्री ग्रुप्स, राइट। थ्री ग्रुप्स, ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहां तक समझा दिए थे। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए थे कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स। अब क्योंकि पेपर आता है केस बेस्ड, पेपर केस बेस्ड आता है, तो पेपर ऐसे नहीं आएगा कि हाँ ठीक है व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट। पेपर हमेशा एक तरीके से आपसे चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने एक बहुत ही ब्रॉडर पिक्चर में बताया था कि और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हो सकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सेबी एक्ट के बारे में। चलिए थोड़ा सा सेबी एक्ट को भी जान लेते हैं। सेबी एक्ट 1992, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपने हमेशा याद रखनी है। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स जो हैं कि आपने क्या
चीज जो है वो कैसे लिखना है, क्या चीज पॉइंट आउट करनी है, वो सारी चीजें। हाँ जी, चल क्यों नहीं रहा अब, जस्ट अ सेकेंड। मतलब सेबी एक्ट, जब वो एक्ट बना, जब वो लॉ बना, एक स्टैचूट बना, तो उस वक्त क्या क्या चीजें हुई वो हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टैब भी नखरे करने लग गया कि नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना बच्चों की तरह। सो यस, सो सेबी एक्ट 1992 के बारे में यहाँ पे जो है हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको कल भी बोली थी, पेपर में पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, राइट, एब्रिविएशंस अवॉइड करनी है। ऑफ कोर्स नोट्स बना रहे हो तो चल जाता है। सो सेबी एक्ट की एस्टैब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। सेक्शन 3 इसके बारे में बात करता है कि एक बोर्ड बनाते हैं सेबी के नाम से। अब इस टॉपिक में ना जितनी बार भी वर्ड बोर्ड आता है दैट मीन्स सेबी, ठीक है, ये गिवन है सेक्शन नंबर 3 में, दैट मीन्स सेबी। ये बात आपने हमेशा हमेशा याद रखनी है। अब क्योंकि ये एक्ट बना तो सेबी के खुद के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर है, सबसे पहले ये बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तो आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ी है। अगर आपने कंपनी लॉ अभी नहीं पढ़ी है और मॉड्यूल 2 पहले दे रहे हो, सॉरी, तो उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट होती है हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि उसका खुद का, उसके मेंबर्स से, उसके इन्वेस्टर्स से एक अलग आइडेंटिटी होती है, हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी, हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी। और वो सेपरेट आइडेंटिटी भी इन टर्म्स ऑफ लीगल टर्म्स होती है, यानी कि लीगली वो अपनी एक खुद की आइडेंटिटी होल्ड करता है। आगे चल के पता चलेगा कि लीगली कैसे। नंबर 2, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, यानी कि ये बोर्ड चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। क्या मतलब हुआ मैम? तो अगर आपने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये है कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ये कंपनीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि एक दिन अगर इन्वेस्टर्स नहीं होंगे तो बोर्ड बंद हो जाएगा, बोर्ड कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये हम पढ़ते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। इसका मतलब होता है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम क्या कहते हैं कि कंपनी चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, क्योंकि कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, वैसे ही यहां पर ये बोर्ड के बारे में कहते हैं कि बोर्ड रुकेगा नहीं किसी के लिए भी। ठीक है, बोर्ड किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये कहां से चीज आती है, ध्यान से सुनना, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता था शुरू में, उसकी डिपेंडेंसी हमेशा उस एक दुकानदार पर थी, हम हमेशा उस एक बंदे पर है जो वहां पे बैठता है। जैसे कि आपकी गली में या आप जानते होंगे कहीं ना कहीं पे दुकानें होती हैं, वहां पे दुकानदार बैठे होते हैं। तो वो जो दुकानदार बैठे हैं ना, जब तक तब तक ही दुकान चल रही है। मान लो अनफॉर्चुनेटली ही डाइज, राइट, दुकान भी बंद हो जाएगी। तो वो ऐसे है कि दुकान और दुकानदार एक ही चीज है। ठीक है, तो वो होता था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में आज भी जो आपकी गली की दुकानें हैं, जो सिंपल दुकानें हैं, सिंपल शॉप्स हैं, सिंपल छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, वो आज भी ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ने उसको बदल दिया। ठीक है, कंपनी ने बोला कि भाई कंपनी की अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपकी अलग सेपरेट, मतलब आप अलग हो, कंपनी अलग है। कंपनी का आपसे कोई एज सच यू नो जी जान वाला रिश्ता नहीं है। द सेम गोज हियर, बोर्ड की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और बोर्ड चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। बोर्ड की आइडेंटिटी इन्वेस्टर से, कंपनी से, मार्केट इंटरमीडियरी से जुड़ी हुई नहीं है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग लीगल आइडेंटिटी है। और एक कॉमन सील है। कॉमन सील इज लाइक अ सिग्नेचर। जैसे मेरे पास सिग्नेचर है, डायरेक्टर्स के पास सिग्नेचर होते हैं, या जो लोग मेंबर्स हैं या जो लोग बोर्ड में बैठे हुए हैं, हमारे सेबी बोर्ड में भी सेबी का खुद का एक कॉमन सील है। इट्स लाइक अ सिग्नेचर, राइट, इट्स लाइक अ स्टैम्प के सेबी वेरीफाइड, राइट, उस तरीके से उनका एक कॉमन सील है, ठप्पा है बेसिकली। विथ पावर टू, अब इनके पास पावर क्या क्या है, टू अक्वायर, होल्ड
एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ये ऑलमोस्ट सेम है जो हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में पढ़ते हैं ना। प्रॉपर्टी को खरीदना, अक्वायर मतलब परचेज करने की पावर है, होल्ड करने की पावर है, अपने पास रखने की पावर है, और डिस्पोज ऑफ मतलब सेल करना, होल्ड मतलब यूज करना। ये सारी पावर सेबी के पास भी है, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। यानी कि सेबी अपने नाम में, सेबी बोर्ड में प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकता है, प्रॉपर्टी को होल्ड यानी कि यूज भी कर सकता है, और फिर उसे बेच भी सकता है। तो ये जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें ये कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट और दो फीचर्स हैं। टू कॉन्ट्रैक्ट, अपने नाम में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन पे केस हो भी सकता है, ये केस ठोक भी सकते हैं, स्यू एंड बी स्यूड, राइट। स्यू का मतलब होता है केस करना, एंड टू बी स्यूड इन पे केस होना। तो सेबी के अपने नाम पर सेबी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, सेबी पे केस हो भी सकता है, सेबी केस कर भी सकता है। और इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है, अलग अलग जगह पे ऑफिसेस बन सकते हैं। तो ये सेबी के बारे में शुरू की कुछ बेसिक जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या चीजें थी, अगर साथ साथ में नोट्स बना सकते हो तो नथिंग लाइक दैट। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, ये लीगली एक सेपरेट पर्सन है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, ये लीगली एक सेपरेट पर्सन है। यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी और लिखी भी थी। दूसरा क्या था, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि ये रुकेगी नहीं अनटिल एंड अनलेस इसको गवर्नमेंट बंद करे, ठीक है, लीगली गवर्नमेंट बंद करे, अदरवाइज ये किसी से नहीं, किसी के आने जाने से इस पे कोई भी फर्क नहीं है, बोर्ड चलता जाएगा, कोई भी आए कोई भी जाए, कंपनीज को जो मर्जी हो, इन्वेस्टर को जो मर्जी हो, बोर्ड नहीं रुकेगा। जब तक गवर्नमेंट इसको बंद नहीं करेगी बोर्ड नहीं रुकेगा, राइट। बोर्ड के पास कॉमन सील है। कॉमन सील ना बेटा एक स्टैम्प की तरह होती है, ठीक है, एक मतलब एक जब अप्रूव कर दिया या सेबी अप्रूव्ड या सेबी ने अपना स्टैंप लगाना है तो वो कॉमन सील होती है, कंपनीज के पास भी होती है कॉमन सील्स, राइट। उसके बाद पावर, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, टू अक्वायर उसे परचेज करने का, होल्ड उसे यूज करने की, एंड डिस्पोज उसे बेचने की जो है पावर उसके पास पूरी पूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है अपने नाम पे, बिल्कुल। और क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो स्यू एंड बी स्यूड, यानी कि केस कर भी सकती है और केस हो भी सकता है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बोर्ड के जो आपको पता होने चाहिए, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और आई वुड से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोर्ड जो आपको सही सही पता होने चाहिए। तो इस तरीके से सेबी बना, ये सेबी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बोर्ड के जो हैं। बोर्ड, और अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप मॉड्यूल 1 से आए हो तो जब मैं बोलूं बोर्ड, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, बोर्ड मतलब सेबी। यहां पे जब मैं बोल रही हूँ बोर्ड उसका मतलब है सेबी, राइट। आई होप यू ऑलवेज रिमेंबर, ओके, एंड ऑलवेज स्टे अलर्ट व्हाइल यू आर स्टडिंग। फिर आती है जी मैनेजमेंट। अब इस बोर्ड को चलाता कौन है, सबसे बड़ा सवाल, ये गिवन है सेक्शन 4 में। सेक्शंस अगर साथ साथ में लर्न करते रहोगे तो बहुत ही मजेदार चीज हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस दूंगी कि मैं जब भी पर्सनलाइज सेशंस बच्चों के होल्ड करती हूँ तो मैं उन्हें एक चीज कहती हूँ, जैसे आप एक डायरी रख लो साथ में, ठीक है, व्हेन यू आर टेकिंग माय लेक्चर्स, आप साथ में, जैसे ये एक छोटी सी डायरी है मेरे पास रेफरेंस के लिए, बड़ी डायरी भी आप ले सकते हो, ऐसी एक डायरी रख लो अपने साइड में। और जैसे मैंने बोला कि बेटा ये वाला सेक्शन ये है, ये वाला सेक्शन ये है, तो साथ साथ में सेक्शंस जो है वो लिखते जाओ, राइट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो बच्चे सबसे ज्यादा भूलते हैं या जिसमें जिस चीज में सबसे ज्यादा अटकते हैं वो क्या होते हैं, सेक्शंस। तो जो सेक्शंस है ना उन पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेक्शन नंबर्स को अगर लेक्चर के साथ साथ ही लिख लें फिर आपका डबल काम बच जाएगा। तो जैसे ऊपर सेक्शन नंबर 3 लिखा था, ठीक है, ये सेक्शन नंबर 4 है, इसमें मैनेजमेंट है, इसमें मैनेजमेंट ऑफ सेबी है। तो सेबी में मेंबर्स हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 9 मेंबर बोर्ड ऑफ
9 मेंबर बोर्ड ऑफ मेंबर्स, यानी कि 9 मेंबर बोर्ड है। पहला है जी चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन जिसे नॉमिनेट करती है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट कौन होती है? सेंटर। यूनियन गवर्नमेंट कौन होती है? सेंटर। यूनियन सेंटर होता है, स्टेट तो स्टेट ही होता है, ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंटर। देन 2 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंटर की जो है। 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई। और बचे कितने? 2, 3, 4, 4 हो गए, बचे कितने? 5। तो बचे हुए 5, द रिमेनिंग 5 आर नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and out of them at least 3 shall be whole time members. This is again a very very important concept to be understood and to be, I would say you have to learn this, right? आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है? अब यहां पे आता है सेक्शन नंबर 4, मैनेजमेंट। सेक्शन नंबर 4 यहां पे आता है मैनेजमेंट। सेक्शन 4, मैनेजमेंट ऑफ सेबी। जब आप देखोगे कि नोट्स भी कैसे बनाने हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे बनाने। अभी ऐसे बना दिया मैंने। मैनेजमेंट ऑफ सेबी में हमने कितने पार्ट्स में से डिवाइड करना है? 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए आप इसे। सबसे पहला कौन है? चेयरमैन। सबसे पहला कौन है? चेयरमैन, ठीक है, सबसे पहला है चेयरमैन। फिर 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स। फिर 1 मेंबर जो आरबीआई से होगा, ये 2 मेंबर पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और रिमेनिंग 5, रिमेनिंग 5 मेंबर्स। अब यहाँ पे ऊपर आपने टोटल करना है 9, ठीक है, पहले ऊपर आपने टोटल करना है 9 मेंबर्स का। ये जो बाइफर्केशन है ये कैसे आई कि ये 9 मेंबर बोर्ड है। सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि ये 9 मेंबर बोर्ड है, जो सेबी का बोर्ड है वो 9 मेंबर बोर्ड है। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। फिर ये जो 2 मेंबर्स हैं इन्हें कौन अपॉइंट करेगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। एंड प्लीज आप अपने घर पे बैठ के अगर इसे देख रहे हो तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे पीछे पीछे बोलो, ताकि आपको साथ साथ में बाय हार्ट होता जाए। और मुझे पक्का यकीन है कि लड़कियां तो बोल रही होंगी लेकिन लड़के नहीं बोलते। फिर जब मैं कोई सेशन कंडक्ट करती हूँ तो एक लड़के ने मेरे को बोला कि मैम मेरी एक फ्रेंड है उसको तो फटाफट लर्न हो जाता है, ठीक है, वो लड़की थी। तो मैंने बोला थोड़ा सा आप भी लिख कर भी प्रैक्टिस किया करो और बोल बोल कर भी प्रैक्टिस किया करो। तो जरूर आपने साथ साथ में मेरे नोट्स बनाने हैं, दे आर वेरी वेरी रेलिवेंट एंड एसेंशियल, ओके। चेयरमैन को यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 2 मेंबर्स जो हैं उसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है, और ये जो 1 मेंबर है ही इज फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 मेंबर इज फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो बचे हुए 5 हैं, जो बचे हुए 5 हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ये भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, नहीं ऐसे रखो, नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, एंड इनमें से एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम डायरेक्टर्स। इनमें से एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर्स, होल टाइम मेंबर्स। तो इस तरीके से हम चीजें लिख लेते हैं और फिर हमें वो चीजें याद भी हो जाती हैं। तो ये बहुत बहुत रेलेवेंट चीज है। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं दोबारा रिवाइज करेंगे, सेक्शन नंबर 4 है मैनेजमेंट की बात करता है, सेक्शन नंबर 4 है मैनेजमेंट की बात करता है। मैनेजमेंट जो है वो 9 मेंबर बोर्ड है, यानी कि 9 मेंबर टोटल में है मैनेजमेंट के। जब 9 मेंबर है तो वो कैसे डिवाइड हुए? एक चेयरमैन है, फिर 2 मेंबर्स हैं, फिर एक मेंबर है, और फिर बचे हुए 5 है। एक चेयरमैन जो है उसे कौन नॉमिनेट करता है? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक चेयरमैन रखा उसे कौन नॉमिनेट करेगा? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ
ऑफ इंडिया। फिर 2 मेंबर्स आएंगे जो आएंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से। फिर एक मेंबर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और बचे हुए 5 को नॉमिनेट करेंगे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इन 5 में से भी तीन तीन एटलीस्ट जो है वो होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए। द सेम चार्ट इज गिवन ओवर हियर एज वेल। आप इस चार्ट को भी रेफर कर सकते हो फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैनेजमेंट कह लो या कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी कह लो, ठीक है, मैनेजमेंट कह लो या कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी कह लो, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सेबी 9 मेंबर बोर्ड है। 9 मेंबर बोर्ड कैसे बाइफरकेटेड है, एक चेयरमैन है, फिर 2 मेंबर्स है, फिर एक मेंबर है, और फिर बचे हुए 5 मेंबर्स है। जो चेयरमैन है वो यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है, जो 2 मेंबर्स हैं उन्हें यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया। फिर एक मेंबर, यहाँ लिखा नहीं, हमने लिखा तो था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। बचे हुए 5 जो है दे आर नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और इनमें से भी एटलीस्ट 3 ऐसे होने चाहिए जो होल टाइम मेंबर्स हैं, जो होल टाइम मेंबर्स हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब मेन चीज आती है कि भाई ये करते क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन चीज आएगी, नोट साथ साथ में बनाते रहिए प्लीज। अब यहाँ पे एक मेन चीज आएगी कि ये करते क्या है, तो लिखिए बोर्ड एज अ होल, ठीक है। बोर्ड एज अ होल क्या क्या करता है, 3 मेन चीजें बोर्ड के पास है, ठीक है। 3 मेजर ड्यूटीज कह लो बोर्ड के पास है। पहला जनरल सुपरिटेंडेंस, राइट, मतलब जनरली चेक करना है कि भाई सारी चीजें कंप्लाई हो रही हैं नहीं हो रही हैं, लोग रेगुलेशंस मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, ये एज अ बोर्ड उनकी ड्यूटी बन जाती है, नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्शन देना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से चीजों को देखना और डायरेक्ट करना, चाहे लिस्टेड एंटिटीज हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे हमारे ये हो मार्केट इंटरमीडियरीज हो। जैसे सेबी की एड भी आती है, या कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की एड आती है, जैसे म्यूचुअल फंड की एड आती है, तो नीचे दिया होता है ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट, रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ये एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशंस में आता है। तो डायरेक्ट करना, कौन सी चीज कैसे करनी है वो कौन बताएगा, वो सेबी का काम है। जहां सेबी को नीड लगती है कि ये चीज तो पता होनी चाहिए, ये चीज तो ऐसे होनी चाहिए, तो सेबी कम्स फॉरवर्ड एंड वो ये चीजों को करवाते हैं, राइट। एंड लास्ट इज मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट। कोई भी पंगेबाजी हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, they have to come in front and manage the affairs. This is management of affairs. So board या सेबी एज अ होल की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 मेजर चीजें करते हैं। पहली बात जनरल सुपरिटेंडेंस, खाली चेकिंग करना कि सारी चीजें कंप्लाई हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो सब। नंबर 2, डायरेक्शन, डायरेक्ट करना, जहां उन्हें लगता है इन्वेस्टर गलत है, या कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है, या इंटरमीडियरीज गलत है, वहां पे उन्हें डायरेक्ट करना, वहां पे उन्हें सही रास्ता दिखाना कि ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑल एंड ऑल चेक करना कि सारी चीजें सही से हो रही हैं या नहीं, ठीक है। दिस इज अबाउट बोर्ड, ठीक है। ये एक तरीके से बोर्ड के बारे में, एज अ होल बोर्ड के बारे में बता दिया कि बोर्ड ने एज अ होल कैसे काम करना है, ठीक है। अब बोर्ड के बाद, अब बोर्ड में भी हमने देखा कि एक चेयरमैन है, एक मेंबर है, और ये भी क्या करते हैं। तो चेयरमैन के पास क्या क्या ड्यूटीज है, चेयरमैन ने मेनली 2 चीजें करनी है, चेयरमैन ने मेनली 2 चीजें करनी। पहला वही जनरल सुपरिटेंडेंस, राइट। पहला तो यही हुआ ना कि भाई एक जनरल एक नजर रखनी है कि सारी चीजें सही से हो रही हैं नहीं हो रही हैं, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सही से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उन्हें देखना, नंबर 1। एंड नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ अफेयर्स, अगेन सारी चीजें किस तरीके से हो रही हैं, अगर जरूरत है इंटरफेरेंस की तो इंटरफेरेंस करना चाहिए, अगर जरूरत है नई रेगुलेशंस की तो नई रेगुलेशंस आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ कि बस एक बार 1 साल में रेगुलेशन बन गया और बाद में बोर्ड बैठ गया, नहीं। बोर्ड इज ऑलवेज ऑन देयर टोज। बोर्ड को जब लगा कि नहीं अब रेगुलेशन की जरूरत है, अब कोई एडिशन करने की जरूरत है, तो बोर्ड केम फॉरवर्ड एंड डिड इट।
तो वो चीजों में चेयरमैन जरूर जरूर सामने आएगा, ठीक है। चेयरमैन की ड्यूटी बनती है डायरेक्शन ऑफ अफेयर्स को चेक करना, जहां जरूरत है रेगुलेशन ऐड करो, जहां जरूरत है रेगुलेशन को कम करो, और ये कॉन्स्टेंटली अमेंड होता रहता है। ये जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, यूल सी, ये कॉन्स्टेंटली अमेंड होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। हर थोड़े दिनों में रेगुलेशन बदल जाएगी, थ्रेशोल्ड बदल जाएगा, तो ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाती है, राइट। और ये मेजर मेजर उन्होंने बताया कि ये कामकाज इनसे करवाने हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि अगर हमें जब इन्हें चूज करना है, ठीक है, जब हम चेयरमैन को एंड अदर पर्सन को चूज करते हैं, तो एक तरीके से इनके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या होने चाहिए, ठीक है, इनके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग ऑफ चेयरमैन एंड अदर पर्सन। सो अब जब भी आपने कोई चेयरमैन चूज करना है या कोई और पर्सन चूज करना है, तो ऑब्वियसली उसके कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स भी होंगे, ठीक है। भाई उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, वो पर्सन किस तरीके का होना चाहिए। जब एक सेबी के बोर्ड में वो चेयरमैन लगेगा या एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह आएगा, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स जरूर होने चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टडी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि क्या क्या ऐसी चीजें, स्पेशल फैक्टर्स या स्पेशल फीचर्स या स्पेशल क्वालिटीज आई वुड से, एक चेयरमैन या अदर पर्सन में होनी चाहिए, तो वो आपको वहां पे बताना पड़ेगा, राइट। सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इज अबिलिटी, ठीक है। ऑफ कोर्स ही मस्ट बी एबल टू डू द थिंग्स, ठीक है, उसमें अबिलिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई भी टॉपिक कंसिडर कर लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसिडर कर लो, हम कभी भी किसी भी पर्सन को फॉर अ गुड पोजीशन चूज करते हैं या अपनी लाइफ में भी चूज करते हैं, तो एक चीज हमेशा देखते हैं, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज अ पर्सन, हाउ एथिकल ही इज, हाउ ऑनेस्ट ही इज। एक इंसान जब इतनी बड़ी पोस्ट पर जा रहा है, वी हैव टू सी कि उसमें कितनी एथिक्स है, उसमें कितनी ऑनेस्टी है, बिकॉज देन ओनली ही कैन हेल्ड दैट पोजीशन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अब ये मान लो कि एक इंसान करप्ट है, ठीक है, या उसमें ऐसी अनएथिकल क्वालिटीज है, इमोरल क्वालिटीज है, तो वो कभी भी, देखो, एक इंसान जो इमोरल है ना, वो हर जगह पे इमोरल होगा। जो एक जगह पे अनएथिकल है, वो हर जगह पे अनएथिकल होगा, ठीक है, बिकॉज वो उसका एक नेचर है। जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना फितरत, वो चीज है। तो हम हमेशा एक ऐसे पर्सन को लेके आते हैं जिसमें इंटेग्रिटी है, समवन हु होल्ड्स गुड पोजीशन इन द सोसाइटी, हु इज कंसिडर्ड अ एथिकल एंड मॉरल पर्सन इन द सोसाइटी, ठीक है। तो ये तो दो बातें हो गई जो हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब बारी आती है एक्सपीरियंस की। तो उस पर्सन को एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, उसका उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, दैट ही शुड हैव द capacity of dealing with problems relating to सिक्योरिटीज मार्केट। तो उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए वो उसे डील कर पाए, उसमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए। बिकॉज अबिलिटी, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, सबसे ऊपर तो यही है ना कि भाई ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान को ले आए लेकिन उसे काम ही नहीं करना आता, तो क्या करेंगे, अचार डालेंगे हम उसका। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट कि अबिलिटी और इंटेग्रिटी के साथ उसका कुछ ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जिसमें वो केपेबल इनफ हो कि वो डील कर सके प्रॉब्लम से, जो भी सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेट करती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कैरेक्टर ट्रेट आ गया। अब मेन चीज कि भाई अब वो इतनी बड़ी पोस्ट जब होल्ड करेगा, तो उसमें कुछ तो स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, कुछ तो उसको स्पेशल, आई वुड से, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल नॉलेज किस चीज के बारे में उसे होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज किस चीज के बारे में उसे होनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। कलर बदल लेते हैं पेन का। यस, तो स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। अब कोई भी ऐसा पर्सन जो चेयर पर्सन या किसी और पोजीशन पे आ रहा है, सेबी में आ रहा है, तो उसके पास
स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, वो लॉ में हो सकती है, वो फाइनेंस में हो सकती है, वो इकोनॉमिक्स में हो सकती है, वो अकाउंटेंसी में हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकती है, जैसे आईएएस वगैरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकती है, या एनी अदर फैक्टर, एनी अदर डिसिप्लिन in the opinion of सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऊपर जो हमने बात की, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, वो सारी एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर हम प्रॉपर स्पेसिफिक पूछें, ठीक है, कि स्पेसिफिक उसे क्या चीज पता होनी चाहिए, राइट, स्पेसिफिक जो टॉपिक है वो है कि उसे स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए लॉ में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, या किसी भी और डिसिप्लिन में, इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट रिलेट्स टू द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने साथ साथ में नोट्स में बना लेनी है, दे आर वेरी वेरी रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पे आपने कॉम्पोजिशन को अच्छे से समझ लिया है, आपने समझ लिया है कि बोर्ड में कौन कौन होता है, एज इन सेबी में कौन कौन होता है, कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस, राइट। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ तक आपको समझ आ गई होंगी।